Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here with another important topic of IPC. Today's topic is a part of the previous lecture. In the previous lecture, I have already discussed about the explanation, general explanation of IPC. In the previous class, there is a health issue of my throat, so that I cannot complete the lecture. In the previous class, I have discussed section 7 and section 7 of section 6 or section 7 of IPC. In today's lecture, we will discuss further the other sections that are related to general exception. आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में जो सेक्शन 6 और 7 के बाद के जो सेक्शन हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आज के डिस्कशन को जितना हो सकेगा उतना मैं कवर करवा दूंगी। आज का लेक्चर अगर आधा घंटे का भी हुआ तो मैं कवर करूंगी और जितना हो सका उतना कवर करवाऊंगी, क्योंकि अगर हम थोड़ा फास्ट चलेंगे तभी हमारा आईपीसी कवर हो पाएगा। जैसे हमें पता ही है कि कोरोना के वजह से जो है दिसंबर के बाद तक ही कोई वैकेंसी आएगी, तो तब तक हमारा आईपीसी लगभग पूरा हो चुका होगा और एक एक पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके होंगे, जो फर्दर आपका कोई भी डाउट उसमें नहीं रहेगा। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 6 से 52A तक जो है जनरल एक्सप्लेनेशन का चैप्टर होता है, और इसके जो है सेक्शन 6 और 7 हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। ये डेफिनेशंस हमने पढ़ ली थी कि डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस की जो डेफिनेशंस हैं वो एक्सेप्शन के साथ ही रीड करी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप डेफिनेशन को अलग लेके चलोगे और उसके एक्सेप्शन को आप उसमें काउंट नहीं करोगे। फिर कह रहा है कि जो एक्सप्रेशन है, जो टर्म है, जो वर्ड है, अगर एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया तो वो उसी सेंस में ही एक्सप्लेन माना जाएगा पूरे के पूरे एक्ट में, जहाँ कहीं भी उस वर्ड का जिक्र होता है, वर्णन होता है। जेंडर, अब हम समझते हैं जेंडर। जेंडर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट वर्ड। जेंडर मीन्स द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। जब भी जहाँ कहीं भी ही वर्ड का यूज़ किया जाएगा, डेरिवेटिव्स का मतलब है कि किसी भी पर्सन के संदर्भ में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो बड़ा हो या मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे जो है ही की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। जेंडर के लिए जहाँ भी ही वर्ड यूज़ हुआ, इसका मतलब कोई भी इंसान हो सकता है, वेदर दैट इज़ मेल और फीमेल। जो प्रोविज़न है उसे रीइटरेट का मतलब है दोबारा से उसी पर प्रेशर दिया गया प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन में, कि जब सुप्रीम कोर्ट का केस था स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस विश्वविद्यालय केस में, इस केस में क्या हुआ कि जो ही और शी की जो इंटरप्रिटेशन का जो डाउट था उसको अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेन किया गया था। तो वैसे तो जो ये शी और ही जो वर्ड है उसको एक ही प्रोविज़न में मानेंगे। जो सेक्शन 13 का क्लोज 1 है जनरल क्लोज एक्ट का 1897, वो भी यही सेम प्रोविज़न बताता है कि जब भी आपने कहीं ही पढ़ा होगा, इसका मतलब ऑटोमेटिक है कि वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ में से कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल में से कोई हो सकता है, बुज़ुर्ग में से कोई भी हो सकता है, कि चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो। तो स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस विश्वविद्यालय में ये बात कही थी, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला है। उसमें ये कहा गया था कि जो वर्ड यूज़ हुआ है ही 354 के अंदर, उसका मतलब है कि शी ऑल्सो वाइड सेक्शन 8 ऑफ इंडियन पीनल कोड। जो सी है वो सेक्शन 8 के अंदर भी फॉल करेगा। जब जेंडर की बात आएगी तो ही और शी दोनों इंक्लूड होंगे। अंडर दिस सेक्शन है मेन एज वुमेन, बता दिया कि मेन और मैन और वुमेन जो दोनों इसमें माने जाएंगे, और उनको असॉल्टिंग और क्रिमिनल फोर्स के लिए किसी भी वुमेन को अगर मान लो असॉल्ट किया है, उसकी इंटेंशन उसकी डिग्निटी हर्ट करने का, तो उसमें दोनों लायबल माने जाएंगे। इसमें क्या मैटर था, जैसे एक लेडी के ऊपर मॉडेस्टी का केस चलाया गया कि फिर ये माना, ये चैलेंज किया गया कि क्या वो औरत, अगर किसी एक औरत, एक लेडी जो है किसी दूसरी लेडी की अगर मॉडेस्टी पर मॉडेस्टी पे जो है आउटरेज करती है तो क्या वो लायबल होगी। तो इसमें ये बात कही गई थी कि 354 के अंदर अगर आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी है, जहाँ मॉडेस्टी को आउटरेज किया गया है, चोट पहुंचाया गया है, अगर वो किसी, मान लो कोई लेडी है, उसका दुपट्टा है, उसके दुपट्टे को अगर किसी औरत ने दूर कर दिया तो भी वो 354 में फॉल करेगी, और अगर किसी जेंट्स ने किया तब भी 354 में फॉल करेगी। तो यही इसमें इंटरप्रिटेशन की गई थी कि जब कोई क्राइम होगा तो उसमें ही वर्ड यूज होगा, तो इसका मतलब कोई लेडी भी अगर वो क्राइम करेगी तो भी वो इक्वली स्टेटस होगा जैसे कि मेल का होगा।
नंबर में क्या कह रहा है कि जब तक कि कॉन्ट्रेरी अपीयर ना हो, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब जो कुछ भी लिखा हुआ है, जब तक उसमें कोई विरोधाभास ना हो, जब तक उसमें कोई कॉन्ट्रेरी बात ना हो, मान लो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जब तक उसका कोई विलोम शब्द ना हो, उल्टा शब्द ना निकले, तब तक सिंगुलर नंबर के अंदर जो प्लूरल भी आएगा कि जहाँ एक आदमी की बात कही गई है और उसमें 10 आदमी भी काउंट करे जा सकते हैं नंबर में, और 10 आदमियों के बदले एक को भी काउंट किया जा सकता है। तो कहता है कि प्लूरल नंबर में भी सिंगुलर नंबर आएगा और सिंगुलर में भी प्लूरल आएगा। इन ए लार्ज नंबर ऑफ स्टैच्यू सम वर्ड्स इंपॉर्टिंग सिंगुलर एंड सम प्लूरल आर ऑफन यूज। कई बार कई ऐसे एक्ट्स हैं जहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल को अलग अलग वर्ड में डिफाइन किया गया, लिखा गया है। They have all along been interpreted as including plural number and singular number respectively। जब भी जहाँ कहीं भी प्लूरल नंबर दिया हुआ है तो उसमें सिंगुलर साथ में इंक्लूड माना जाएगा, और जहाँ सिंगुलर दिया हुआ है वहाँ प्लूरल साथ में इंक्लूड माना जाएगा। द प्रेजेंट सेक्शन स्पेसिफिकली स्टेल दिस प्रिंसिपल। जो ये मौजूदा सेक्शन है ये इसी प्रिंसिपल को बताता है। सेक्शन 13 का क्लोज 2 जो है जनरल क्लोजेज एक्ट का, वो ये सेम प्रोविज़न बताता है। यानी कि जनरल क्लोजेज एक्ट में सेम प्रोविज़न नंबर का 13 क्लोज 2 में दिया गया है और जेंडर का जो है 13 क्लोज 1 में दिया हुआ है। तो ये आप माइंड में रखिए, 13(1) में जेंडर है, 13(2) में नंबर है। इधर भी सेक्शन 8 और 9 है, ये भी वन आफ्टर अनदर है, यानी कि 8 के बाद 9 है और 13(1) के बाद 13(2) है। मैन वुमेन, जो वर्ड है मैन वो डिनोट करता है मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। जब भी मैन की बात आएगी इसका मतलब वो 1 महीने का मेल भी है और 50 साल का, 80 साल का, 90 साल का, कोई भी आदमी किसी भी एज का जब वो मेल की काउंट होगा, मैन में काउंट होगा। वुमेन के अंदर कोई भी फीमेल हो, किसी भी एज की हो, चाहे वो 2 साल की बच्ची हो, चाहे वो 18 साल की लेडी हो, या वो 50 साल की बुजुर्ग हो, वो सारे के सारे इसमें काउंट आएंगे। मेजर सिंह का जो एक लैंडमार्क केस है रिगार्डिंग, इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, मेजर सिंह केस में क्या हुआ था कि उसमें एक ये मामला उठा था कि एक छोटी सी बच्ची थी, उसको जो है मोडेस्टी को आउटरोज किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया गया था। तो उसके बाद ये कोर्ट में मैटर गया, तो कोर्ट में ये बात कही गई कि जहाँ एक छोटी बच्ची है वो वुमेन की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि इसने कोई पर्टिकुलर एज डिफाइन नहीं की हुई। ये जो सेक्शन है जिसमें डेफिनेशन दी गई है इसमें कोई ऐसी एज डिफाइन नहीं की गई है कि वो मैन और वुमेन जो किस एज के माने जाएंगे। अगर कोई लड़का 4 साल का और कोई लड़की 3 साल की है तो वो मैन और वुमेन काउंट होंगे। मान लो कोई 2 साल के बच्चे के साथ किसी ने अननेचुरल ऑफेंस कर दिया, 377 के अंदर अगर फॉल कर रहा है, या मान लो किसी लेडी के साथ जो है 376 का कोई केस है, या 354 का केस है, या 354 ABCD का कोई केस है, तो अगर छोटी बच्ची के अगेंस्ट हुआ है या छोटे बच्चे के अगेंस्ट हुआ है तो भी वो इक्वल रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको भी मैन और वुमेन की कैटेगरी में ही समझा जाएगा। उसके बाद है पर्सन, जो वर्ड है पर्सन उसके अंदर इंक्लूड होगा। पर्सन के अंदर क्या इंक्लूड होगा? कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन। कोई भी इनकॉर्पोरेटेड, चाहे वो कंपनी एक्ट के तहत बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी व्यक्ति के अंदर कंपनी भी काउंट होगी, कुछ एक व्यक्तियों का ग्रुप भी काउंट होगा, बॉडी ऑफ पर्सन्स भी काउंट होगा। तो ये इसके बारे में मैं पहले भी आपको डिस्कशन कर चुकी हूँ इसके रिगार्डिंग, जब हमने पर्सन वर्ड यूज़ किया था, जब हमने जो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के अंदर ह्यूमन बीइंग वर्ड यूज़ किया था, उस टाइम मैं सेक्शन 11 को डिस्कस कर चुकी हूँ। उस टाइम मैंने थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन उसमें दिया था, बेयर लैंग्वेज को ही डिस्कस किया था। कॉर्पोरेट क्रिमिनल लाइबिलिटी जब हमने करी थी सेक्शन 3-4 के अंदर, उस टाइम भी हमने जो है ये डिस्कशन किया, 3-4 नहीं सॉरी सेक्शन 2 के अंदर जो हमने कॉर्पोरेट क्रिमिनल लाइबिलिटी डिस्कस की थी, उस टाइम भी ये पर्सन वर्ड यूज़ हुआ था और वहाँ भी मैंने इस चीज़ को यूज़ किया था कि कॉर्पोरेट जो है ये कंपनी है वो भी लाइबल होगी किसी भी एक्ट के लिए, बट वो किसके लिए लाइबल होगी? इम्प्रिजनमेंट और फाइन के मैटर में। वो ऐसे नहीं कि आप उसे डेथ पेनल्टी के मैटर में लाइबिलिटी उसकी करार कर दो। सतीश जयंतीलाल शॉ वर्सेस पंकज मशरू वाला केस जो है 1996 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ए प्रोप्राइटरी कंसर्न बीइंग नॉट अ लीगल एंटिटी और ज्यूरिडिकल पर्सन। एक प्रोप्राइटरी कंसर्न, किसी के साथ कोई भी प्रॉपर्टी मन की मालिकाने चिंता की बात है या मालिकाना हक की बात है तो वो लीगल एंटिटी में काउंट नहीं होगा। जुरिडिकल मतलब कानूनी व्यक्ति में काउंट नहीं होगा। इट नीदर कैन इनिशिएट एनी प्रोसीडिंग, ये किसी प्रकार की ना तो कोई प्रोसीडिंग कर सकता है ना इसके खिलाफ कोई ऐसी प्रोसीडिंग की जाएगी। द वर्ड पर्सन डज नॉट इंक्लूड प्रोप्राइटर ऑफ ए कंसर्न। जो पर्सन वर्ड है उसमें किसी का प्रोप्राइटर जो है उसका मालिकाना हक को उसमें नहीं लेके आया जा सकता। प्रोप्राइटर वैल्यू का मतलब है जहाँ कुछ इकोनॉमिक वैल्यू जुड़ी हो तो वो उसके अंदर आप काउंट नहीं करोगे।
फिर इसके बाद क्या है कि हमने जब सेक्शन 2 की बात करी थी उसमें हमने सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो एक केस उसमें डिस्कस किया था, वो केस मैं यहाँ दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ। तो उसमें क्या रखा है कि वैसे आप पढ़ लीजिए कि क्या मैटर है। कॉरपोरेशंस आर इनडिक्टेबल फॉर ऑफेंस ऑफ क्वासी क्रिमिनल नेचर। जो कॉरपोरेशन है वो बिना किसी सोचे विचारे ही क्वासी क्रिमिनल नेचर के ऑफेंस में काउंट किए जाएंगे। जैसे कि नॉन रिपेयर ऑफ हाईवेज, अगर उन्होंने हाईवे को रिपेयर नहीं किया, ब्रिज को रिपेयर नहीं किया, न्यूसेंस क्रिएट किया, ट्रेस पास किया, फोर्जरी किया, ऐसे मामलों में उनके खिलाफ जो है केस चलाए जाएंगे जहाँ पे क्या है कि वो नॉन कॉग्निजेबल की कैटेगरी में आता है, उनमें अरेस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं होता, और जहाँ पर अल्टरनेटिव पनिशमेंट जो है सिर्फ जो है इम्प्रिजनमेंट होगी। तो उन मामलों में जो ये केस चलाए जा सकते हैं, इनकी जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस होगा तो वो इन मैटर में हो सकता है जहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हों। कॉग्निजेबल केसेस में तो क्या है कि अरेस्ट विदाउट वारंट हो जाता है। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में क्या है कि बिना वारंट के जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो उन मामलों में आप जो है क्रिमिनल लायबिलिटी किसी भी कंपनी की, किसी भी कॉरपोरेशन की आप वहाँ डिसाइड कर सकते हो। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में ये बात कही गई थी। बॉम्बे का ये केस है 1960 का, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये केस है। A corporation would not be criminally liable for the offence such as murder, robbery, offences against the state, public tranquility and the like for which imprisonment or the death sentence is the punishment prescribed by law। कि जहाँ पर किसी भी डेथ सेंटेंस जहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई है मर्डर, रॉबरी, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट के लिए, तो उन मामलों में जो है आप किसी भी कॉरपोरेशन को, किसी भी कंपनी को लायबल नहीं ठहरा सकते। आप केवल उन्हें उन्हीं मामलों में लायबल ठहरा सकते हो जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट और फाइन की बात कही गई है। वेदर अनबॉर्न चाइल्ड इज ए पर्सन, क्या अनबॉर्न चाइल्ड भी एक व्यक्ति की कैटेगरी में आता है, पर्सन की कैटेगरी में आता है। तो अनबॉर्न चाइल्ड इन द मदर्स वॉम इज अ पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 11 के लिहाज से देखा जाए तो जिस बच्चे का अभी तक जन्म नहीं हुआ उसको जो है हम पर्सन की कैटेगरी में मानते हैं अगर इट्स बॉडी सफिशिएंटली डेवलप्ड इन मदर्स बॉम। अगर मान लो इसकी जो बॉडी है बच्चे की मदर के जो गर्भ में, बॉम में ही जो अच्छी तरह से डेवलप हो चुकी है। मान लो एक तो 2 महीने का ही एक भ्रूण हो, फिटस होता है किसी मदर के जो बॉम में, और या फिर एक वो 9 महीने का बच्चा था और अब उसकी डिलीवरी होने वाली थी, तो उस टाइम में जो है उसको पर्सन की कैटेगरी में माना जाएगा। अब बात करते हैं पब्लिक। पब्लिक क्या है? जो वर्ड है पब्लिक, उसमें कोई भी क्लास, किसी भी पब्लिक या कम्युनिटी काउंट होगा। जो डेफिनेशन है पब्लिक की वो ये कहती है कि द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक, किसी भी पब्लिक जनता के बीच का कोई भी एक वर्ग या कोई भी एक समुदाय हो सकता है। वर्ग का मतलब जैसे एक पर्टिकुलर वर्ग हो गया कि ये लोअर वर्ग है, ये वीकर सेक्शन है, ये हायर सेक्शन है, ये अपर सेक्शन है, ये लोअर सेक्शन है, ये जो भी आप मान के चलो अमीर गरीब का जो डिफरेंस है वो क्लास होगी। कम्युनिटी कोई समुदाय हो गया जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी ऐसा और ग्रुप हो गया। राधा स्वामी का ले लो आप, डेरे वाले का ले लो आप, या मान लो आसाराम बापू का कोई एक समुदाय बना दिया उन्होंने, तो वो सारी चीज़ इसमें काउंट होएगी। पर ये जो डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि पूरी डेफिनेशन नहीं है। ये नहीं, एग्जॉस्टिव वो होता है जिसमें जो भी डेफिनेशन दी गई है वो पूरी तरह से कंप्लीट डेफिनेशन मानी जाएगी। बट दिस डेफिनेशन इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। ये एक डेफिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ शामिल किया जा सकता है। इन फैक्ट इट इज़ नॉट अ डेफिनेशन इन रियल सेंस एट ऑल बिकॉज द वर्ड हैज़ नॉट बीन एक्सप्लेन। क्योंकि इस डेफिनेशन को अब वास्तविक रूप में देखा जाए तो इसको आप एक डेफिनेशन में नहीं शामिल कर सकते, क्योंकि जो वर्ड है उसको अच्छी तरह से यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया है। द डेफिनेशन सिंपली स्टेट्स दैट, ये जो डेफिनेशन है सिर्फ इतना ही बताती है कि एनी क्लास ऑफ द पब्लिक, किसी भी पब्लिक जनता का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय इज इंक्लूडेड विद द वर्ड ऑफ पब्लिक, वो जो है पब्लिक वर्ड में शामिल होगा। इन द जनरल सेंस, इसका मतलब सिंपल अगर तरीके से आप समझो तो इसका मतलब है कि किसी भी मनुष्य की जाति, समुदाय, देश, राष्ट्र, वो सारा का सारा जो है वो पब्लिक में काउंट होगा। द यूज ऑफ द वर्ड एनी क्लास ऑफ द पब्लिक इन दिस सेक्शन शोज दैट, जो वर्ड हुआ है यूज इसमें एनी क्लास ऑफ द पब्लिक, वो ये बताता है कि एक छोटा सा ग्रुप है उसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है और उसको भी आप पब्लिक मान सकते हो। एक तो 5-7 लोगों का कोई ग्रुप है वो एक अलग कैटेगरी बनी हुई तो उसको भी पब्लिक का पार्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं कि जो 5-7 लोगों का ये एक वर्ग है तो इसे हम पब्लिक नहीं मानेंगे, वो भी पब्लिक में काउंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पब्लिक की डेफिनेशन है वो वेरी वाइड डेफिनेशन है, लेकिन जो आईपीसी में दी गई है वो एक छोटी सी डेफिनेशन है, पूरी भी डेफिनेशन नहीं है, एक एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें काफ़ी कुछ इंक्लूड होता है। सिमिलरली अगर इसी तरीके से देखा जाए जो एक्सप्रेशन है एनी कम्युनिटी,
कोई समुदाय, जो एक वर्ड यूज़ किया गया है वो सिर्फ सोसाइटी के, समाज के किसी एक वर्ग को जो है वो काउंट नहीं करता। विच कैन बी डेजिग्नेटेड एज कम्युनिटी इज ऑल्सो पब्लिक विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। जिसे जो है कम्युनिटी का कोई भी हिस्सा, कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी जाति है, धर्म है, वर्ग है, वो सारा का सारा जो है इस सेक्शन 12 के तहत जो है पब्लिक में काउंट होगा। जब भी पब्लिक की बात आएगी तो उसमें आप सिर्फ ये नहीं कहोगे कोई क्लास है या कोई कम्युनिटी है, उसमें एवरी पर्सन इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक, वेदर दैट इज ऑफ ए स्मॉल कैटेगरी, चाहे वो छोटे से वर्ग का हो, दैट इज ए वाइड कैटेगरी, बड़े वर्ग का हो, और अनलिमिटेड कैटेगरी, जो भी उसकी कैटेगरी हो, दैट डजेंट मैटर। द मैटर ओनली मैटर इज दैट इट रिलेटेड टू एनी क्लास, पब्लिक, कास्ट, रेस, रिलीजन, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी देश का वासी हो, किसी भी राज्य का वासी हो, वो क्या है पब्लिक में काउंट होगा हमारे इस सेक्शन 12 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सेक्शन 13 जो है क्वीन है उसको रिपील कर दिया गया था 1950 में, तो वी डोंट नीड टू डिस्कस अबाउट दैट। नेक्स्ट इज सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट, टू वर्ड्स आर डिफ्रेंशिएट ईच अदर, दोनों शब्द अपने आप को अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो वर्ड्स हैं सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, उसका मतलब है कोई भी ऑफिसर और सर्वेंट जो कंटिन्यू कर रहा है, अपॉइंट किया गया है या उसे एम्प्लॉयड रोजगार दिया गया है इंडिया में, या अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, या उसे गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा नियुक्त किया गया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार ने उसकी नियुक्ति करी हो या सरकार द्वारा कोई भी अधिकारी द्वारा नियुक्ति की गई हो और उसने वो नियुक्ति जो है कंटिन्यू रखा हो, लंबे समय तक कंटिन्यू रखा हो, तो वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा। जो वर्ड है गवर्नमेंट, उसका मतलब है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। अंडर सेक्शन 17 ऑफ द कोड, 17 के तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट या आप सेंट्रल गवर्नमेंट मानोगे। कंसिक्वेंटली एनी ऑफेंस और सर्वेंट कंटिन्यूड, अपॉइंटेड, एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ आइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो इंडिया में कोई भी ऐसा ऑफिसर है, कोई भी ऐसा कर्मचारी है, कोई भी ऐसा नौकर है, वो जो है अगर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, वेदर दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, तो वो क्या माना जाएगा, सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट माना जाएगा। ब्रिटिश इंडिया जो है सेक्शन 15 में रिपील हो चुका है, 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रिपील हो चुका है। नाउ द वर्ड गवर्नमेंट, द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट की गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है। सेक्शन 18 बात कर रहे हैं इंडिया की। इंडिया जो है 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था 370 को रिमूव करने के बाद, उससे अमेंडमेंट से पहले जो है इंडिया में स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर जो था एक्सक्लूड था, बट द डेफिनेशन इज़ नाउ वेरी शॉर्ट। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये एक डेफिनेशन बना दी गई है कि इंडिया का मतलब जहाँ पर टेरिटरी है, भारत का जो जहाँ तक राज्य देश जो है डिसाइड किया गया है, जहाँ तक बाउंड्री डिसाइड की गई है, चाइना की साइड से, पाकिस्तान की साइड से, जहाँ भी बाउंड्री डिसाइड है, सीमा डिसाइड कर दी गई है, वो इंडिया है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास हुआ था, उसके बाद जो है एक्सक्लूड कर दिया, JNK जो वर्ड था इसके अंदर से निकाल दिया गया। नो लॉन्गर ए स्टेट, अब JNK कोई भी स्टेट नहीं है, ये अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, जम्मू और लद्दाख 2 नाम से। अब बात आती है जज की। जज कौन है? जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन, जज का मतलब हर एक व्यक्ति नहीं है जो डेजिग्नेट है जज के तौर पे। मान लो किसी को जज के तौर पे आपने नियुक्त कर दिया तो वो जो जज काउंट नहीं होगा, बट ऑल्सो एवरी पर्सन, पर वो हर एक व्यक्ति जज काउंट होगा। हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव, जिससे लॉ के द्वारा पावर दी गई है। इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, किसी भी कानूनी जो प्रोसीडिंग है, कानूनी जो प्रोसीडिंग कोर्ट में होती है, सिविल या क्रिमिनल जो केस की जो प्रोसीडिंग होती है, और डेफिनेट जजमेंट, और जिसमें एक निर्धारित जजमेंट दिया जाता है, और जजमेंट जो है अगर अपील नहीं किया जाए तो वो फाइनल माना जाता है, और ऐसा जजमेंट जो कंफर्म कर दिया गया किसी और अथॉरिटी के द्वारा वुड बी डेफिनेटिव। इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी जज है, उसको अगर आपने ड्यूटी दे दी कि आपने जो है केस की सुनवाई करनी है, क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, और उसके अंदर वो एक डेफिनेटिव एक फाइनल जजमेंट भी देता है, और अगर मान लो उसकी फाइनल जजमेंट की अगर अपील नहीं होती तो उसका जजमेंट ही उस जज का, मान लो सिविल कोर्ट ने या लोअर कोर्ट ने, अपर कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दे दिया और वो फाइनल हो गया, आगे उसकी अपील नहीं हुई तो फाइनल माना जाएगा। लेकिन जो जजमेंट कंफर्म कर दिया गया, मान लो एक जजमेंट था सेशन कोर्ट ने दिया, मर्डर की पनिशमेंट दी, उसको हाई कोर्ट में कंफर्मेशन होता है 366 के तहत CRPC के,
तो उसके तहत अगर कन्फर्मेशन कर दिया गया तो उसके बाद क्या है, वो जजमेंट फाइनल माना जाएगा। और हु इज़ वन ऑफ द बॉडी ऑफ पर्सन, या वो एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बॉडी ऑफ पर्सन, कई जैसे ज्यूरी था पहले टाइम में, या 4-5 जजेस की जो बेंच बना दी जाती है, अगर वो उस बेंच के अंदर है और वो एम्पावर्ड है, उसको पावर दी गई है कि वो जजमेंट दे सके, तो वो भी क्या है, जज काउंट होता है। इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट। मान लो एक कलेक्टर है, उसके पास जुरिसडिक्शन है किसी सूट में उसको एक्सरसाइज करने की, कि वो सूट को निपटारा कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, जज कहलाएगा। क्योंकि जज का मतलब है जो दोनों पार्टियों की सुनवाई करता है, और रीज़न के साथ, रीज़न ऑर्डर का मतलब एक रीज़न लिखकर कोई भी जजमेंट पास करता है तो उसे कहा जाता है जज। कलेक्टर अगर मान लो जुरिसडिक्शन के अंदर सिविल सूट को वो सोल्व कर रहा है, उसमें फाइनल डिसीजन दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जज हो जाएगा। ऐसे एक मजिस्ट्रेट है, उसके पास चार्ज दिया हुआ है कि सेंटेंस और फाइन दे सकता है किसी भी मैटर में बिना अपील के या अपील के साथ, तो वो भी जज है। एक पंचायत का मेंबर है जिसको पावर दी गई है मद्रास कोड के तहत कि वो जो है सूट को ट्राई कर सकता है, वो भी क्या जज है। एक मजिस्ट्रेट जो है एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इस पर चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर ओनली टू कमिट द ट्रायल। एक ऐसा मजिस्ट्रेट जिसके पास सिर्फ इतनी पावर है कि वो ट्रायल कमिट कर सकता है टू अनदर कोर्ट, कि उसके पास ये पावर है कि किसी दूसरी कोर्ट के जो केस है उसका वो ट्रायल कर सकता है, वो जज नहीं है। क्योंकि जज वो माना जाएगा जो फाइनल ऑर्डर देने की कैपेबिलिटी रखता हो, हु इज़ एम्पावर्ड बाय द लॉ टू डिसाइड द फाइनल जजमेंट। अब आप समझ में आ गया होगा जज क्या है। जज का मतलब एक ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसने मान लो JMIC का आप पेपर क्लियर कर लेते हो जुडिशरी का और आप जज बन जाते हो, जब तक आपके पास वो पावर नहीं आएगी कि दोनों तरफ की साइड की सुनवाई करने के बाद आप एक फ़ैसला दे पाओ, रीज़न ऑर्डर दे पाओ, एक ऐसा ऑर्डर जिसके ऊपर रीज़न भी लिखा हो, कारण दिया गया हो, तो वो रीज़न ऑर्डर है। अगर वो आगे चैलेंज भी हो जाएगा तो आप पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एक ऐसा रीज़न ऑर्डर दे पाते हो तो वो क्या कहलाओगे, आप एक जज कहलाओगे। कोर्ट ऑफ जस्टिस, दिस डेफिनेशन इज़ द लास्ट डेफिनेशन ऑफ टुडेज लेक्चर। क्योंकि जो पब्लिक सर्वेंट का जो लेक्चर है वो अकेले एक लेक्चर में वो अकेले ही कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के काफ़ी जो क्लोजेस दिए गए हैं और उनके पास कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस भी दिए हैं, तो वो सिर्फ एक ही लेक्चर में कवर होगा, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम कोर्ट ऑफ जस्टिस डिस्कस कर लेते हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब है एक जज होगा हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन, और ए बॉडी ऑफ जजेस एम्पावर्ड बाय द जज और बॉडी ऑफ जजेस एक्टिंग जुडिशली। लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा जज, उस टाइम में जो कंडीशन थी वही कंडीशन कोर्ट ऑफ जस्टिस की है कि इसके अंदर भी एक जज होगा जो एम्पावर्ड होगा कोर्ट के द्वारा कि जुडिशली एक्ट करने के लिए, या बॉडी ऑफ जजेस होगी यानी कि जजेस का जो बेंच होगा और उसमें भी वो जुडिशली एक्ट करेंगे। ऐसे जज और बॉडी ऑफ जजेस जो है जुडिशरी जो एक्ट करता है उस सभी को कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला जाता है। मान लो जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच है, 7 जज है, 11 जज बेंच है, या अकेला कोई जज है और वो जो केस की सुनवाई कर रहा है तो वो जज काउंट होगा। इलस्ट्रेशन है पंचायत एक्टिंग अंडर रेगुलेशन ऑफ दिस हैविंग पावर टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब एक जज है यानी कि एक पंचायत का जो मेंबर है या पंचायत का कोई कर्मचारी है उसको पावर दे दी गई है कि तो केस की सुनवाई कर सकता है, तो वो क्या है, कोर्ट ऑफ जस्टिस है। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक लैंडमार्क केस में ये बात कही थी। लैंडमार्क केस का नाम है बरादकांता मिश्रा, रजिस्ट्रार उड़ीसा हाई कोर्ट। इस केस में ये कहा गया था, ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था। उसमें ऑब्जर्व किया गया कि जब एक जज है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का एक्ट कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का एक्ट क्या हो गया कि जज है, उसने मान लो सुनवाई करने के अलावा कोई उसे चार्ज दे दिया गया किसी मैटर की इन्वेस्टिगेशन करने का जजेस के रिगार्डिंग। जैसे मान लो कस्टोडियल डेथ हो जाती है, उसके अंदर क्या है, मजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है उस मैटर को। उस मैटर में अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी कैपेसिटी है, यानी कि वो जज का वो रोल अदा नहीं कर रहा, जो फैसले नहीं करवा रहा, उनके सिर्फ जांच करके देना है, उसे रिपोर्ट सबमिट करनी है। या लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स होती हैं या अलग अलग जो कमीशंस बनते हैं जिसमें अलग अलग जजेस को अपॉइंट किया जाता है, तो उस मामले में वो जुडिशियल कैपेसिटी में नहीं है। जब वो जुडिशियल कैपेसिटी में ये एक्ट नहीं कर रहे, तो अगर कोई भी कमेंट या कोई भी कॉन्टेम्प्ट किया जाता है उसके अगेंस्ट, अगर कोई कॉन्टेम्प्ट हो जाएगा तो वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा, उसके तहत किसी को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। तब आप समझ में आ गया होगा आपको कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट तभी लायबल माना जाएगा उसी के लिए जब वो किसी जज की कॉन्टेम्प्ट करता है, जज के अगेंस्ट कमेंट करता है, अगर वो जुडिशियल कैपेसिटी में हो। अगर वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में है, एक प्रशासनिक कैपेसिटी में है, एक प्रशासनिक कार्य कर रहा है, तो उसके लिए उसको जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लायबिलिटी नहीं होगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था
पर्सन पढ़ लिया, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट किया था। जेंडर में ही और शी काउंट हो गए, वेदर मेल और फीमेल हो। स्टेट ऑफ गवर्नमेंट शिवदयाल का केस है। फिर नंबर के अंदर की अगर सिंगुलर नंबर है तो उसमें जो प्लूरल आएगा वो भी काउंट होगा, जो प्लूरल है उसमें, यानी सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल का मतलब सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। एक वचन में बहुवचन भी शामिल होंगे और बहुवचन में एक वचन भी शामिल होंगे। मैन और वुमेन के अंदर जो है कोई भी किसी भी एज का हो सकता है। एक छोटा सा 2 साल का बच्चा भी मैन की कैटेगरी में आएगा और एक वुमन जो है 50 साल की, 60 साल की या 2 महीने की लड़की भी वुमन की कैटेगरी में आएगी। मेजर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का ये लैंडमार्क केस है, माइंड में रखना आप। पर्सन के अंदर क्या है कि हर एक व्यक्ति पर्सन माना जाएगा, बॉडी ऑफ पर्सन्स का कोई समूह है वो पर्सन माना जाएगा, कोई कंपनी है वो पर्सन मानी जाएगी, एसोसिएशन मान लो 10 लोगों ने मिलकर ग्रुप बना लिया, वो एसोसिएशन भी जो है पर्सन में काउंट होगा। तीस जयंती लाल शाह के केस में ये कहा गया कि कोई ये लीगल आइडेंटिटी और जुडिशियल पर्सन नहीं है, इसके अगेंस्ट किसी प्रकार की प्रोसीडिंग नहीं चलवाई जा सकती। लेकिन सिंडिकेट बैंक का जो केस था, सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट का जो केस था, उसमें कहा गया कि प्रोसिक्यूशन हो सकता है, उनके अगेंस्ट सुनवाई हो सकती है, केस चल सकता है, लेकिन वो इम्प्रिजन के मामले में होगा, डेथ के मामले में नहीं होगा। यानी कि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज हैं मोस्टली उनके मामले में आप केस चला सकते हो, कॉग्निजेबल केसेस में चांसेस नहीं हैं। पब्लिक के अंदर क्या है कि इसमें यह कहा गया कि पब्लिक का मतलब क्लास ऑफ द पब्लिक और कम्युनिटी है, लेकिन इसका एक बहुत वाइडर सेंस है। अगर आ जाता है एग्जाम में कि वेदर द डेफिनेशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ IPC इज एग्जॉस्टिव, तो योर आंसर इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट इज़ इंक्लूसिव, यानी कि इसमें और कुछ भी इंक्लूड हो सकता है। सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा? जो किसी भी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंटिन्यू अपॉइंट और एम्प्लॉयड, या तो उसे रोजगार दिया गया, अपॉइंटमेंट की गई और उसको लगातार वो रोजगार पर कार्य कर रहा है, तो वो क्या होगा? सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट होगा। इंडिया में क्या है? इंडिया पहले क्या था? जम्मू कश्मीर एक्सक्लूड था, बट 2019 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है उसको जम्मू कश्मीर जो एक्सक्लूड था उसको इंक्लूड कर लिया गया है। जज के अंदर हर एक वो व्यक्ति होगा या बॉडी ऑफ पर्सन होगी जो जुडिशली एक्ट करेंगे। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट करता है ना तो वो जज है ना वो कोर्ट ऑफ जस्टिस है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट के अगेंस्ट अगर कोई कॉन्टेम्प्ट होता है तो उसके लिए जिस व्यक्ति ने कॉन्टेम्प्ट किया उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर वो जुडिशरी एक्ट में कोई जज कर रहा है, कोर्ट ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, तो उसके ऊपर केस चलाया जाएगा, उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी उसकी हो सकती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ा था। कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाद आज के लिए ये सफिशेंट है। फर्दर क्लास में हम सेक्शन 21 करेंगे और पूरा का पूरा लेक्चर उसी पे होगा। अब आगे 2 दिन के लिए मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ क्योंकि कुछ हम अपना मकान शिफ्ट कर रहे हैं, तो अगर मुझे टाइम लगा तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी। अदरवाइज़ ओके, टाटा। और इसको आप तैयारी करते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो। जितने मैंने सेक्शंस करवाए उनके रिवीजन करो। अगर मान लो 2 दिन में लेक्चर अपलोड नहीं होते हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप जो है पिछला भी रिवाइज़ करते रहोगे। हमने क्या क्या टॉपिक कर लिए? वैसे हमने जो एलिमेंट ऑफ क्राइम कर लिया, मेंस रिया, और हमने कर लिया फिर एक्टस रियस कर लिया, जुरिसडिक्शन कर लिया, ये कुछ डेफिनेशंस कर लिया और हमने काफ़ी डिटेल में किया है। अगर आप डिटेल में इसी के साथ साथ फोकस करते रहोगे तो आपको जो है फर्दर कोई इशू नहीं आएगा। आपको कहीं पेमेंट करके भी जुडिशरी की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ आपको। जितना मुझे कहीं भी बुक से मिल रहा है या जितने मेरे नोट्स हैं उनमें से कुछ मिल रहा है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, टू द पॉइंट जो लग रहा है, वो मैं सारा कुछ आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप भी जो है मुझे इस मामले में थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, आप भी साथ साथ रिविज़न करते रहिए, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपकी भी तैयारी हो जाएगी और मेरे को भी जो सेटिस्फेक्शन कुछ मिल जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। सुप्रीम कोर्ट्स के डिसीजन के साथ साथ जो कंसेप्ट्स हैं, जो बेयर प्रोविजंस हैं, वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं। कोरोना का जो है काफ़ी ज़्यादा जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखिए। कम से कम बाहर जाइए, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, मास्क पहन कर जाइए और घर पर भी अगर आप रह रहे हो तो बार बार हैंड वॉश करते रहिए। और अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हो, सरकार की जो गाइडलाइंस उनको फॉलो करते हो, तो कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।